जी अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे लिथियम के बारे में कि लिथियम किस तरह से डिफरेंट है और अभी तक हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, बकिया इस का भी बाकी था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। बेसिकली अगर हम बात करें कौन सा हाइड्राइड सबसे स्टेबल है, तो ऑर्डर अगर मैं स्टेबिलिटी का लिखूँ तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल हाइड्राइड है वो लिथियम का हाइड्राइड है। उसके बाद आपके पास सोडियम का हाइड्राइड है, फिर उसी के साथ आगे चलते जाते हैं। सोडियम के बाद आता है पोटाशियम हाइड्राइड, उसके बाद आता है आपके पास रुबिडियम हाइड्राइड और उसके बाद आपके पास आता है सीजियम हाइड्राइड। मतलब अगर मैं हाइड्राइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूं तो आपके पास सबसे स्टेबल हाइड्राइड जो है वो आपके पास लिथियम का हाइड्राइड है। और टॉप टू बॉटम हमें पता है कि हाइड्राइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और उसकी रीजन वंस अगेन वही है कि लिथियम जो है उसका जो आपके पास साइज है वो आपके पास जो लिथियम का साइज है वो आपके पास क्या होता है, वो कम होता है और हाइड्रोजन की निस्बत कंपेरेबल होता है। सो दैट्स व्हाई उसकी जो हाइड्राइड बनते हैं वो अच्छी स्टेटस बनाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी आपके पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपके पास आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज मोस्ट स्टेबल या लीस्ट स्टेबल। तो लीस्ट स्टेबल आपके पास हो जाएगा ये सीजियम हाइड्राइड और आपके पास मोस्ट स्टेबल आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज लिथियम हाइड्राइड। तो ये आपके पास है लीस्ट स्टेबल। तो ये हो गया इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखिए वो बार बार वही 3 पॉइंट जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किए वही रिपीट हो रहे हैं बार बार। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोवैलेंट नेचर। अच्छा, हमें एक चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि एक चीज़ होती है, एक उसे हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। देखें पोलराइजिंग पावर जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है चार्ज पे। किस चीज़ पे डिपेंड करती है? चार्ज पे। अगर किसी चीज़ के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी कह लें, ठीक है, अगर किसी चीज़ की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो डेफिनेट सी बात है कि उसकी पोलराइजिंग पावर मतलब दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करके अपनी तरफ कर लेना या उसको पोल्स बना देना दूसरी किसी चीज़ के अंदर, जो ये पावर होती है इसे पोलराइजिंग पावर कहते हैं। तो अगर किसी चीज़ की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है किसी आयन की तो उसकी बेटे पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। और याद रखिएगा अगर किसी चीज़ की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है तो जो बॉन्ड बनता है उसके अंदर जो कोवलेंट करैक्टर होता है वो भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे अगर हम अपने लिथियम की बात करें तो होना तो हम तो ये सोचते हैं कि लिथियम क्योंकि आपके पास प्लस में होता है, ये एक आयन है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स बनाना चाहिए। ये आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन उन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर भी कोवलेंट करैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लिथियम है ये अपने करीब आने वाले किसी भी दूसरे आयन को क्या कर लेता है, पोलराइज कर देता है, उसके पोल्स बना देता है, उसको अपने साथ शेयर करने वाली कंडीशन में, तो कोवलेंट टाइप चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये लिथियम की अंदर एबिलिटी है, क्योंकि लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है जिसकी वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो कोवलेंट करैक्टर इसका ज़्यादा है। तो मतलब लिथियम जो है वो कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी बनाता है कि जो कोवलेंट नेचर के होते हैं या उनके अंदर कोवलेंट करैक्टर होता है। मैं यहाँ पे कोवलेंट नेचर लिख लेता हूँ। लाइक लिथियम जो है वो आपके पास कार्बोनेट्स के साथ मिलता है। चलो मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। लिखा होगा कि लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवलेंट, ये ज़्यादा कोवलेंट होते हैं, ठीक है ना। मतलब इनके इसका मतलब है इनके अंदर कोवलेंट करैक्टर प्रेजेंट होता है। आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं दैट इज व्हाई द इट्स हैलाइड्स आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब देखो एक सिंपल सा हमें रूल पता है, वो रूल क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक। एक जैसे कंपाउंड पोलर है कोई चीज़ तो पोलर में डिसॉल्व होगी, कोवलेंट तो कोवलेंट में डिसॉल्व होगी। अब फॉर एग्जांपल लिथियम अपने हैलाइड्स बनाता है, मतलब हैलोजेंस के साथ मिलकर वो क्या बनाता है, हैलाइड्स बनाता है। लाइक LiCl, LiF, LiBr, तो ये हैलाइड्स बनाता है। अब ये जो हैलाइड्स होते हैं इनकी नेचर क्या होती है, कोवलेंट। तो देखिए अगर ये कोवलेंट हैं तो इनकी जो कुछ सॉल्युबिलिटी होगी वो डेफिनेट सी बात है कि कोवलेंट सॉल्वेंट्स के अंदर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ज़्यादा होगी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो होते ही कोवलेंट है। तो वो कह रहा है कि लिथियम क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, कोवलेंट नेचर होती है, तो उसके जो हैलाइड्स बनते हैं वो भी कोवलेंट नेचर के होते हैं। तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि खुद कोवलेंट है उनके अंदर डेफिनेट सी बात है इनके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या आ जाते हैं, बेंजीन है, ईथर है। लाइक आपकी बुक कहती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं अल्काइल एंड एराइल ऑफ लिथियम आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ अदर एल्कली मेटल, ठीक है ना। अच्छा,
अब दूसरा यहाँ एक तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोवलेंट नेचर है जिसकी वजह से एलाइड्स जो हैं वो सोलबल हैं ज़्यादा किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉलिड्स के अंदर। दूसरी बेटे बात ये है कि देखो अगर लिथियम आके आपके पास, ये लिथियम आयन आपके पास आके या तो अल्काइल के साथ मिले जो कि खुद कोवलेंट है, ठीक है ना, नॉन पोलर है, या बेटे वो एराइल के साथ मिले। एराइल किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग को, अगर वो किसी चीज़ के साथ लगी है। एराइल किसे, अल्काइल किसे कहते हैं, कोई भी आर ग्रुप जो कि कार्बन की चेन हो सकती है। तो लिथियम खुद अगर कोवलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है तो फिर वो अल्काइल और एराइल जो कि खुद ही कोवलेंट है, पहले ही कोवलेंट है, अगर उनके साथ मिलेगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। यही वजह है कि लिथियम के जो अल्काइल हैं या लिथियम के जो एराइल हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और लिथियम जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज ऑर्गेनोमेटेलिक्स एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल के दरमियान बॉन्ड होता है। अब इसकी एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं, आपने पढ़ा कि ग्रिग्नार्ड टीचर, इसमें RMgX है, मैग्नीशियम भी ऐसे ही कुछ काम करता है कि वो आपके पास आर ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है। सिमिलरली लिथियम के अंदर भी एबिलिटी है कि वो आर ग्रुप के साथ बॉन्ड बना सकता है, एराइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना सकता है और ये स्टेबल होता है, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, लाइक RLI, आगे यहाँ पे Br, ये कंपाउंड है, ठीक है ना। लिथियम आर के साथ कंपाउंड बनाता है और ये स्टेबल है, ठीक है ना। तो ये आपके पास कहानी होगी कि कोवलेंट नेचर की वजह से लिथियम जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, उसके जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर लाइक हैलाइड्स, और इसी कोवलेंट नेचर की वजह से आपके पास लिथियम जो होता है वो अल्काइल और एराइल के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाता है। और इसकी जो कोवलेंट करैक्टर है, ये नेचर है, वो क्यों है, क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। और वो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसका चार्ज दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और शेयरिंग वाला प्रोसेस एक तरह से इंड्यूस हो सकता है। तो एक तो ये आपके पास होगी कोवलेंट नेचर। नेक्स्ट ये आपके पास एसिटिलाइट फॉर्मेशन। देखें आपके पास लिथियम जो है, लिथियम जो है वो एसिटिलाइट नहीं बनाता। लिथियम डज नॉट प्रोड्यूस एसिटिलाइट बट अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग मेटालिक एसिटिलाइट। एसिटिलाइट बनता क्या है, देखें एसिटिलाइट कैसे बनता है। आप जानते हैं कि आपके पास जो अल्काइंस होती हैं वो एसिडिक होती हैं, मतलब ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ये कोई भी अल्काइन है आपके पास, लाइक एसिटाइल नहीं है आपके पास। देखो बेटे जब भी कोई मेटल लाइक सोडियम है, 2 सोडियम इसके पास आते हैं, और होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और वो इस हाइड्रोजन को दे देता है। सिमिलरली ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इस हाइड्रोजन को दे देता है, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ से निकल गया, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ से निकल गया, और क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो सोडियम था जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये Na पॉजिटिव बन गया और ये भी Na पॉजिटिव बन गया। तो ये बेटे जाके इस कार्बन के साथ लग जाते हैं और इस तरह से आपके पास कंपाउंड बनता है। लाइक ये आपके पास है, अब इनके ऊपर जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज आ गया होगा जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। तो अब इस नेगेटिव चार्ज के साथ आपके आपके क्या लगते हैं, सोडियम, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपका एसिटिलाइट है। मतलब एसिटिलाइट तब बनता है जब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके इस एसिडिक हाइड्रोजन को दे देते हैं। वैसे भी हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, चैप्टर नंबर 8 के एंड के अंदर हमने ये पढ़ा है, लेक्चर देख लें आप। ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये इससे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये पहले H पॉजिटिव है तो गेन करके H बनाता है, ये भी H बनाता है और ये H2 गैस बना देते हैं। मतलब वो मेटल आसानी से एसिटिलाइट बना सकता है जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है। अब लिथियम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से डोनेट नहीं करता है एज कम्पेयर टू सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो बेटे वो एसिटिलाइट भी इतनी आसानी से नहीं बनाता। तो लिथियम का भी वो कह रहा है कि यहाँ पे नो एसिटिलाइट फॉर्मेशन। अगर आप हायर लिटरेचर की बात करेंगे ना, लाइक मैंने जो पढ़ा उसमें एसिटिलाइट बनता है लिथियम का, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता। आपकी बुक लिख रही है कि नो एसिटिलाइट, तो हम इसी को मान लेते हैं कि नो एसिटिलाइट बनता भी है लेकिन स्टेबल नहीं होता। तो एक आपके पास ये हो गया कि एसिटिलाइट फॉर्मेशन लिथियम के अंदर नहीं होती क्योंकि उसका लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है जो उसको ये करने नहीं देता। नेक्स्ट आगे ये ना शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गए, ये 2 5 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं जरा लिख देता हूँ। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। देखो लिथियम कार्बोनेट्स बनाता है लिथियम, लेकिन बाइकार्बोनेट नहीं बनाता। सिमिलरली सोडियम भी कार्बोनेट बनाता है लेकिन वो बाइकार्बोनेट भी बनाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है लिथियम हैज लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दस इट्स कार्बोनेट एंड नाइट्रेट आर नॉट सो स्टेबल। कि लिथियम के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स दोनों स्टेबल नहीं है। और याद रखिएगा लिथियम का कार्बोनेट हो या नाइट्रेट हो, वो जब भी टूटेगा वो लिथियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पहले मैं रीड कर देता हूँ पूरा, चले। कहता है देयरफॉर डिकम्पोज गिविंग लिथियम ऑक्साइड, ठीक है, Li2O, सिर्फ एक ऑक्साइड है लिथियम का।
बट द कार्बोनेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल डू नॉट डिकम्पोज, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लें। द डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट देन नाइट्रेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल। यही क्वेश्चन बनता है कि क्यों, क्या मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप इनको बयान करें। देखो अगर तो आपके पास, अगर मैं बात करूँ लिथियम कार्बोनेट की, या फिर आपके पास नाइट्रेट आ जाता है, ये हो गया लिथियम कार्बोनेट Li2CO3। अगर तो ये टूटेगा, इसको मैं हीट करता हूँ, तो ये टूट के बना देगा Li2O और साथ बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपके पास ले आता हूँ लिथियम का नाइट्रेट LiNO3, ये आपके पास 4 होंगे स्टेबल, अगर आपने मतलब बैलेंस करना है क्वेश्चन को, तो ये बन जाएगा Li2O ये, और साथ आपके पास बन जाएंगे 4 मॉलिक्यूल NO2 के, और साथ आपके पास ऑक्सीजन। तो ये आपके पास मतलब जब लिथियम कार्बोनेट या लिथियम का नाइट्रेट टूटेंगे तो ये आपके पास सिंपल लिथियम का ऑक्साइड बनाएंगे, कोई एलडी मसला नहीं है। लेकिन आपके पास बेटे जब हम सोडियम नाइट्रेट की बात करेंगे वो ऐसा नहीं करेगा। लाइक कैसे, मैं इसको राइट से शो कर रहा हूँ। लाइक आपके पास है NaNO3 दो ले लें, जब ये टूटेगा तो ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड वगैरह नहीं बनाएगा, ये NaNO2 सोडियम नाइट्राइड बना देगा और साथ ऑक्सीजन। मतलब ये डिकम्पोज नहीं होता, टूटेगा नहीं बिल्कुल भी, ये बस प्रोडक्ट एक और बना देगा। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं आपके पास। उसकी रीज़न वंस अगेन वही कि आपके पास ये जो दो हैं दे आर नॉट स्टेबल, ये कोई ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये हीट करते हैं टूट जाते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ये है स्टेबल। अब रीज़न स्टेबिलिटी की कि देखो नाइट्रेट और कार्बोनेट को जो है वो इतने कोई छोटे आयंस नहीं है, ये लार्ज आयंस हैं। तो लार्ज आयंस है तो सोडियम के साथ ज़्यादा कंपैटिबल है, लेटेस्ट अच्छी बनती है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है, उसको तोड़ना आसान है। तो ये डिफरेंट तरह से टूटता है, वो डिफरेंट तरह से टूटता है। तो दो तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंड व्हेन लिथियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट इज हीटेड, ऐसे भी आ जाता है। या व्हाई सोडियम नाइट्रेट एंड लिथियम नाइट्रेट सॉरी हाउ सोडियम नाइट्रेट एंड लिथियम नाइट्रेट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट डिकम्पोजिशन। तो एक में ऑक्साइड बनता है और एक में नाइट्राइट बनता है। तो ये आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आगे तो आसान है, डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड जब डिकम्पोज होता है मतलब रेड हॉट करते हैं, ये ऐसे आता है क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन लिथियम हाइड्रोक्साइड इज रेड हॉट, रेड हॉट किया जाता है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड ये है LiOH, मैं स्पेशली लिख देता हूँ LiOH, दो लिख दिए। जब बेटा इसको मैं हीट करता हूँ, रेड हॉट करता हूँ, तो बेसिकली सिंपल सा रिएक्शन होता है, क्या यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर रिमूव हो गया और बन गया H2O, और बाकी फिर हमारे पास क्या बचा, ये लिथियम दो Li2 और ये ऑक्सीजन, तो ये बन गया Li2O, दैट इज लिथियम ऑक्साइड। तो ये इस तरह से डिकम्पोजिशन होती है। तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। हीट ऑफ सोल्यूशन, ये मैं अगले पेज पे आ जाएं, हीट ऑफ सोल्यूशन अंडरलाइन कर लें, मैं रीड कर देता हूँ। लिथियम क्लोराइड हैज एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन, और बाकी जितने भी आपके पास हैं उनके एंडोथर्मिक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो लिथियम के बेसिकली साल्ट कह लें या लिथियम क्लोराइड कहने चले, कि लिथियम के जो क्लोराइड्स हैं बेटे उसकी जो हीट है एक्सोथर्मिक है, हीट ऑफ सोल्यूशन। लेकिन बाकी जो मेटल्स हैं मैं इसमें हमसे शो कर रहा हूँ, लाइक सोडियम पोटाशियम करके लिख देता हूँ, सोडियम पोटाशियम रुबीडियम सीजियम वगैरह, उनकी जो हीट है वो आपके पास है एंडोथर्मिक। इसका मतलब क्या है कि जब मैं लिथियम के साल्ट को लाइक से लिथियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिजॉल्व करूँगा तो हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। लेकिन जब मैं इसको डिसॉल्व करूंगा तो हीट आपके पास एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब वंस अगेन ये लेटेस्ट एनर्जी और हाइब्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, और लेटेस्ट एनर्जी और हाइब्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज पे और साइज पे। तो मतलब वही बातें आ जाती हैं, लेकिन इसकी डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब याद रखना जिस सोल्यूशन की जो आपके पास हीट होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, उसकी अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ ना, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है बेटे, अगर आपके पास कोई चीज़ एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्स होता है। मतलब अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे इसके साल्ट का, तो आपके पास कम होगा। मतलब आपके पास लिथियम के जितने भी साल्ट हैं, अगर आप उसको पानी के अंदर डिजॉल्व करना चाहते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा ना करें, टेम्परेचर कम करें। टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर आप साल्ट का ज़्यादा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। मोस्टली तो हम ऐसे ही देखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को पानी के अंदर डिजॉल्व करना चाहते हैं तो हीट कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा डिजॉल्व हो। लेकिन लिथियम क्योंकि एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन है तो इसके केस में उलट है, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करेंगे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन बाकी अगर हम देखेंगे तो क्योंकि वो एंडोथर्मिक है तो उनका रिलेशन बड़ा सीधा सा है सॉल्युबिलिटी के साथ,
कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर ज़्यादा करोगे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम करोगे सॉल्युबिलिटी कम। अब लास्ट नाइट्राइड्स और कार्बाइड्स देखें। जो आपके पास लिथियम है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड भी बनाता है, ठीक है, लिथियम नाइट्राइड भी बनाता है। अगर मैं इसको बैलेंस कर दूँ तो ये कुछ ऐसे होगा। और सिमिलरली जो लिथियम है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके लिथियम कार्बाइड भी बनाता है, लेकिन ये एबिलिटी किसी दूसरे के अंदर नहीं। वंस अगेन वही साइज का रोल आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप 8 पॉइंट्स लिखेंगे लाजमन, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेंशन कर देता है 8 पॉइंट्स लिखें, लेकिन आप 10 लिख दें, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि छोटे छोटे पॉइंट्स उठा के लिख दिए। जो पिछले लेक्चर में आपको पॉइंट्स बताए वो तो लाजमी लिखें। मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप पहले 10 पॉइंट यही लिखें जो आपके पास सीक्वेंस में चल रहे हैं, उसके बाद अगले आप चाहे ना लिखें, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनर पे आपने एक अच्छा इम्पैक्ट डालना है, तो आपको कोई ऐसा डाटा प्रोवाइड करना जो दिखने के काबिल हो, प्रेजेंटेबल हो। तो ये आपके पास लिथियम हो गया। आई नो कि लेक्चर इसके काफ़ी लेंथी हो गया, लेकिन इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। लेक्चर अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो आपको मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर हो जाता है, याद हो जाता है अच्छे तरीके से। तो दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दैट विल बी क्लियर बिहेवियर ऑफ अ ग्रेवियम, और उसके बाद हम सेल्स पढ़ते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।